हम लोग देखें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता पे आए, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनके कई चिंतन पहले से छिपे थे और आगे भी उनके चिंतन देखने को मिलते हैं। उसी में हम लोग देखे थे कि वे समाजवाद और लोकतंत्र के प्रति अपनी कौन सी विचार उन्होंने बताया, वो हम लोग पिछले क्लास में सुन भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग धर्मनिरपेक्षता बाद में पहले विदेश नीति को उनका हम समझेंगे। पहले आज गुट निरपेक्षता कंप्लीट कर लेते हैं, अगले दिन विदेश नीति में पंचशील और अब धर्मनिरपेक्षता थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी देख लेंगे, तब इन दोनों पहलू को देखेंगे। तो आज हम लोग देखें नेहरू के विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब है दूसरे देशों के साथ हमारी क्या नीति होगी, दूसरे देश को हम किस तरह से हम किस ओर अपना रुझान व्यक्त करेंगे, किधर हम अपना ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसको विदेश नीति कहते हैं। इस समय विश्व के परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है, तब हम लोगों को गुट निरपेक्षता समझ में आए। गुट निरपेक्षता के प्रति नेहरू के विचार, इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहले आपको एक बात समझा दें, पूरे विश्व में पहले एक ही सिस्टम थे जिसका नाम था पूंजीवाद। लोगों ने एक ही चीज देखा कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी बनाओ, और राजा भी जो पैसे वाले व्यक्ति थे, पूंजी वाले व्यक्ति थे, उनको ज्यादा फैसिलिटी देने का सोच किए कि इसी से मेरा देश बढ़ेगा, अमीरों के प्रति हमारी अलग नीति होगी, गरीबों के प्रति हमारी अलग नीति होगी। इसी सिस्टम का नाम रखा गया पूंजीवाद, और पहले पूरे विश्व में पूंजीवाद ही चल रहे थे। लेकिन उसी बीच 1917 में रूस में एक क्रांति हुई, और उस रूसी क्रांति से पूंजीवाद का एक विकल्प मिला, समाजवाद। और 1917 से समाजवाद में क्या था, अमीर और गरीब का भेद सरकार नहीं करेगी। सरकार उस पिता के समान है जो ईश्वर के सदृश शासन करेंगे। ईश्वर हवा दिए हैं सबके लिए, अमीर हो गरीब हो सबको हवा बराबर दी। वे धूप देते हैं सबको, अमीर हो उतना ही गर्मी लगेगी धूप में जितना गरीब को लगती है। और ये ईश्वर को समाजवादी शासक कहके 17 में रूस में हुआ कि राजा की भूमिका उसी प्रकार से होनी चाहिए। धीरे धीरे 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, और इस संकट में जितने भी पूंजीवादी देश थे सब धड़ाम से गिर गए। सभी देश की स्थिति खराब हो गई। तो अब सभी देश की स्थिति खराब हो गई, उस समय समाजवादी देश रूस चुरा रहा है, इसकी स्थिति अच्छी है। अब देखते देखते इसी बीच 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड में समाजवादी देश रूस की स्थिति बहुत मजबूत हुई, और एक साइड पूंजीवादी देश का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इसकी स्थिति पूंजीवादी में सबसे अच्छी हुई। और इस प्रकार से पूरे विश्व में दो ध्रुव का निर्माण हुआ। जैसे चुंबक में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, दो ध्रुव की बात होती है, उसी तरह से पूरे विश्व में दो ध्रुव बन गए। एक ध्रुव की ओर हो गया पूंजीवाद और दूसरे ध्रुव की ओर हो गया समाजवाद। और यही दूसरे विश्व युद्ध के बाद 45 के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों में लगातार कई देश स्वतंत्र होना प्रारंभ हुए। 45 के बाद सभी देशों के स्वतंत्रता का समय, कारण कई देशों की स्थिति कमजोर हो गई, तो वे अपने देशों को स्वतंत्र करने लगे। अब स्वतंत्र देशों में जो भी अब स्वतंत्र होते जा रहे हैं, इन नया स्वतंत्र देश को अमेरिका चाह रहा है, अब लोहा है तो चुंबक चाहेगा कि इधर खींच ले, ये ध्रुव चाहेगा इधर खींच ले। और इसीलिए जैसे जैसे स्वतंत्र हो रहे थे, अमेरिका कह रहा था पूंजीवादी व्यवस्था अपनाओ, हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें जो चाहिए कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी समय रूस कह रहा था कि समाजवादी व्यवस्था अपनाओ, हमसे जितना फैसिलिटी चाहिए हम तुमको उससे ज्यादा देंगे। और इस प्रकार पूरे विश्व का एक ध्रुवीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण का मतलब है नॉर्थ या साउथ, बस दो ही ध्रुव की ओर पूरे विश्व एक साथ जुड़ने जा रहे थे, जिसको हम लोग ध्रुवीकरण कहते हैं। इसी क्रम में रूस के साथ साथ चीन और भी कई देश लगातार इधर समाजवाद को अपनाना प्रारंभ किए, और ये भी विश्व के एक मजबूत देश की श्रेणी में आ गए। और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश भी बड़ा मजबूत स्थिति में हो गए। और ठीक उसी समय भारत को भी आजादी प्राप्त हुई है 1947 में। 45 के बाद हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध जब अंत हुए हैं, तो कई देश जो अफ्रीका महादेश के हैं, एशिया महादेश के हैं, लैटिन अमेरिका महादेश के हैं, उन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है। अब यही 1947 में जवाहरलाल नेहरू अब प्रधानमंत्री हैं, तो इनको विदेश नीति के अंतर्गत अब सोचना था कि हम किधर की ओर रहे, किस ध्रुव की ओर जाए, हम ये पूंजीवाद की ओर मान लें या समाजवाद की ओर मान लें, किधर रहे। दो पलड़ा है पूंजीवाद का और समाजवाद का। जो देश आजाद हो रहा है या तो पूंजीवाद की ओर जा रहा है या समाजवाद की ओर जा रहा है। भारत की भी विदेश नीति अब इसी में तय होना है कि हमें किधर जाना ठीक रहेगा। रूस कह रहा है कि अगर मेरे तरफ आओगे तो हम तुम्हें पैसा मशीन से बहुत मदद करें, और अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हें पूरे अनाज वगैरह लेके मशीन से लेके सब चीज हम तुम्हें अधिक मदद करें। इसी क्रम में ये दोनों आपस में ताकत दिखाना प्रारंभ कर दिए। लगने लगा कि इन दोनों ध्रुवों के बीच कब लड़ाई हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है, तो इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यही शीत युद्ध है। शीत युद्ध का मतलब वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना रहा है, इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और यही 1945 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ रूस का 1991 में। 45 से 91 46 वर्षों तक पूरे विश्व में इस चीज का दौर चलते रहा कि ज्यादा मजबूत कौन, और अमेरिका और रूस के बीच कब लड़ाई होगी गारंटी नहीं। इसी का नाम शीत युद्ध है। जो देश नए आजाद होते थे उन पर तो दोनों मिलकर जबरदस्त दबाव बनाते थे, क्योंकि स्थितियां वैसी थी। रूस गिनवाना चाहता था कि गिन लो ज्यादा देश आज भी समाजवादी, और अमेरिका गिनवाना चाह रहा है कि गिन लो ज्यादा देश आज भी पूंजीवादी। ये दो गुट का निर्माण हो गया है, एक गुट पूंजीवाद और एक गुट समाजवाद। और इन दो गुटों के बीच जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम इन दोनों गुटों में किसी गुट की तरफ नहीं है, हम बीच में हैं, और इसी को कहते हैं गुटों से हम निरपेक्ष हैं, और नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। तो पहला तो गुट निरपेक्ष है क्या, इस समझने के लिए हमें इतनी बात को पहले समझना होगा। जब तक बेसिक बात तुम नहीं समझोगे, अचानक गुट निरपेक्षता कैसे समझ में आए। दादा जी बीच में ही पूछ दिए गुट निरपेक्षता क्या। तो गुट निरपेक्षता के मतलब समझने के लिए हम इतनी कहानी चल रहा है, ताकि आप विश्व के दो गुटों को समझो और उस गुटों के बीच निरपेक्षता क्या होती है उस बात को समझो। अब यहाँ पे बात और गंभीर मुद्दा है, इसी चीज को समझिए। आप कभी कभी ऐसा होता है कि किसी होटल में यहाँ भी होटल यहाँ भी होटल, और ये दोनों होटल वाला कंपटीशन किए हुए हैं। आप जैसे ही खाने के लिए इसमें घुस रहे हैं, अभी यहाँ पे है, तो ये पकड़ के खा रहा है, चलिए चलिए मेरे यहाँ हाथ पकड़ लिया है, और इधर से ये भी धर लिया है इसका आदमी, चलिए चलिए यहाँ मेरे यहाँ चलिए।
और दोनों आदमी हाथ पकड़े हुए, ये कह रहा है मेरे यहाँ होटल में खाने चलिए और ये कह रहा है कि मेरे यहाँ चलिए, तो अंतिम में आप हाथ दोनों से झिड़कते हो कि छोड़ो चुपचाप, चुपचाप छोड़ो, दोनों स्थिर रहो, हम किधर जाएंगे ये हम सोचेंगे। ये गुटनिरपेक्षता है हमारे जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता के संस्थापक में से एक रहे हैं। एक्चुअल हुआ क्या है, 5 देश आपस में मिलकर के एक बैठक की और वहीं पे इसकी आइडिया लगी गुटनिरपेक्षता का, और वहीं से मेन ये चीज शुरू हो गया, जिसमें एक देश था मिस्र, एक देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, अब देखिए तीसरा देश आप अपना देश समझ रहे हो भारत, 3 देश हो गए, 2 देश इसमें और हैं। एक देश इस समय है इंडोनेशिया और दूसरा देश है घाना। तो घाना और इंडोनेशिया, ये पांचों देश की कहानी समझिए। पहले थोड़ी सी बात को समझना होगा, परीक्षा में जब जैसा जरूरत उतना आराम से आपको लिखना पड़ेगा। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत कैसे हो रही है हम इसको समझा रहे हैं। मिस्र में हेड थे कर्नल नासिर, ये हेड है मिस्र के हेड कर्नल नासिर। यूगोस्लाविया के हेड है मार्शल टिटो, मार्शल टिटो। भारत के हेड यही है जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के हेड। इसी प्रकार घाना के हेड है एनक्रुमा, एनक्रुमा घाना के हेड है एनक्रुमा। आपको परीक्षा में ये सभी लोग का नाम अगर गुटनिरपेक्षता आता है तो पांचों का नाम लिख दीजिए तो बहुत अच्छी स्थिति। और इंडोनेशिया के हेड थे डॉक्टर सुकर्नो, तो डॉक्टर सुकर्नो एक इंडोनेशिया के हेड है। ये सभी ही नव स्वतंत्र देश हैं, नए नए स्वतंत्र हुए हैं और इन सभी पर दबाव बनाया जा रहा था कि बोलो पूंजीवाद कि समाजवाद, पूंजीवाद कि समाजवाद, दोनों गुट में किधर रहोगे, वर्ल्ड को यही चुनना। तो ये लोगों ने क्या किया, 1956 की बात है, 1956 में इन लोग अपना मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद इन दोनों गुट से पृथक एक नया सिद्धांत इन लोगों ने दिया, गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता का नाम इसलिए दिया क्योंकि जो नेहरू है वो खुद ध्रुवीकरण के बड़ा विरोधी है। ध्रुवीकरण के विरोधी का मतलब है कि विश्व द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय ना रहे। द्विध्रुवीय का मतलब है 2 ध्रुव में पूंजीवाद समाजवाद, या एक ध्रुवीय का मतलब है सिर्फ कोई एक जो कहे तो डर से बाकी माने, ऐसा ध्रुवीकरण विश्व में ना। और इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया और गुट निरपेक्षता का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1961 में गुट निरपेक्षता का प्रथम बैठक भी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला बैठक भी हुआ। अब बजाते इसके मेंबर और सदस्य बनने लगे। आज यूगोस्लाविया अब देश नहीं रहा, यहाँ पे छोटे छोटे कई खंड हो गए, उसमें सर्बिया और उसकी राजधानी बेलग्रेड हो गई। आज खोजोगे यूगोस्लाविया तो मानचित्र पर नहीं, उसके कई पार्ट्स हो। तो इसमें अब बात को समझिएगा यहाँ ठीक से, गुट निरपेक्षता जब इन लोगों ने कहा तो विश्व के कई देशों ने कहा कि ये क्या बात है जी, ये गुट और ये गुट दोनों से हम निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे, कहीं भी नहीं देखेंगे, ये तो नकारात्मक चीज होगी, ये तो निषेधात्मक चीज हो गया। हम किस गुट के पक्ष में रहें, हम तटस्थ रहेंगे, ये निषेधात्मक चीज और तटस्थ चीज ये तो बहुत खराब है। लोगों ने इसका अफवाह उड़ाया, इसके बारे में गलत कहा कि ये गलत कर रहा है तभी हम तटस्थ रहेंगे, तटस्थ रहना, और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम किसी तरफ से नहीं है, ये भी निषेधात्मक चीज। तो नेहरू ने साफ कहा कि हम जिस गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हैं वो ये मत समझना कि हमारा निषेधात्मक और तटस्थ सिस्टम, हमारा गुट निरपेक्षता जो है वो सकारात्मक और सशक्त सिस्टम, ये शक्तिशाली सिस्टम है, सकारात्मक सिस्टम है। और यहां पे नेहरू अपनी इस स्थिति से उन्होंने पूरे अपना स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। इन्होंने देखो साफ कहा गुट निरपेक्षता का अब मेन अर्थ समझोगे, जो मेन चीज लिखना है वही उसका आत्मा है। नेहरू की दृष्टि में गुट निरपेक्षता क्या है। अब आप ही बताओ, ये होटल वाला और ये होटल वाला आपको जिस समय हाथ को पकड़ा था तो आप इधर भी खींचा इधर भी खींचा, तो आप क्या छोड़ो सब और हाथ नीचे कर, आप किस गुट में है, पहला गुट या दूसरा गुट। तो आप कहे कि हम किसी गुट में नहीं है, गुट निरपेक्ष है। यहां गुट निरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा तो हम चुपचाप देखेंगे। नेहरू ने कहा कि गुट निरपेक्षता का मतलब एक कतई मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे तो हम चुपचाप देखेंगे। हमारा गुट निरपेक्षता का मतलब है हम निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे, हम किधर जाएंगे ये खुद तय करेंगे, तुम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करो कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये तो किसी गुट वाले की बात हो जाएगी। देखो इनका गुट निरपेक्षता का मतलब एक कतई मत समझना कि न ई गुट में न ई गुट में। नेहरू के गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम किसी गुट के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे, हम किसको समर्थन करेंगे किसको विरोध करेंगे, ये समर्थन और विरोध ये किसी ध्रुव के प्रभाव में नहीं करके अगर हम स्वतंत्र रूप से करते हैं तो इसी को हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। नेहरू का जो गुट निरपेक्षता है बड़ा व्यापक शब्द लिए हुए है, इसलिए भारत कई बार रूस का समर्थन लेगा, कई बार अमेरिका का भी समर्थन लेगा और ये कहेगा कि हम ये मत समझना कि हम दोनों गुट से एकदम निरपेक्ष है, तटस्थ है, हम किसी को नहीं ध्यान देंगे, किसी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मेरा गुट निरपेक्षता निर्णय लेने के स्वतंत्रता पर बल देता है। इनका मानना है कि जो नए नए राष्ट्र अभी उदय हुए वो अगर किसी शक्तिशाली राष्ट्र के गुट में शामिल हो जाएंगे तो उसका अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, उसके समर्थन वाली नीति पर प्रभाव पड़ेगा। वो खुद डिसीजन, हम अमेरिका तरफ चले जाए, अमेरिका कहेगा इधर चलना है, मेरी इच्छा नहीं है, हम नहीं जाएंगे, तो हम नव अभी स्वतंत्र राष्ट्र है, हम क्या करेंगे, मेरा अस्तित्व संकट हो जाए, हम यहां रहेंगे कि आप उधर जाइए, ये कहेगा इधर जाइए, हम तय करेंगे कि इधर जाए या न जाए, ये हमारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मेरा गुट निरपेक्षता। अब आप लोग गुट निरपेक्षता का रीजन समझ रहे होंगे, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, तमाम इन पांचों देशों ने, आपको जान के आश्चर्य होगा, नेहरू के इस विदेश नीति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। कई लेखकों ने लिखा कि शायद ही कोई एक नवनिर्मित जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो इतना किसी विदेश को प्रभावित करेगा जितना नेहरू ने किया, क्योंकि इनका सिर्फ ये नहीं था कि हम किधर शामिल होंगे, इन्होंने नया जो स्वतंत्र राष्ट्र एशिया का है, अफ्रीका का है, लैटिन अमेरिका का है, वो सभी को भी साफ कहे कि ये ध्रुवीकरण में शामिल मत हो, इसका हम विरोध करते हैं। किसी एक तरफ शामिल होगे तो ये विश्व में शांति स्थापित नहीं होगा, और इसीलिए तुम तटस्थ की भूमिका रखो, निर्णय अपने से लेने की भूमिका रखो, और ये चीज पर इन्होंने सबसे ज्यादा मेन फोकस दिया। तो अब ध्यान दीजिए, नेहरू के गुट निरपेक्षता भले ही शीत युद्ध को समाप्त नहीं किया, शीत युद्ध हमने बताया 1991 में समाप्त हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद, परंतु
शीत युद्ध के पकड़ को जरूर इसने कम किया, क्योंकि अगर ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत नहीं लाते तो आज भारत भी किसी न किसी गुट में शामिल रहता। आज हम लोग या तो अमेरिका गुट में होते या रूस के गुट में होते। ये नेहरू गुट निरपेक्षता के जनक हैं। आज भारत जो हम अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र के किसी गुट में शामिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का दिन है, और वे हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये गुट निरपेक्षता का अर्थ भारत के ही सिद्धांत जो आप देखते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप परीक्षा में लिखोगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो सिद्धांत है हमारे पुराने काल से चला हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सब कोई सुखी हो। इसी सिद्धांत के अमल करते हुए हम लोग गुट निरपेक्षता को बल दी। गुट निरपेक्षता का मतलब ही था लड़ाई झगड़ा, इस सब कोई गुट एक में नहीं रहना, पूरे शांति में अवस्था बनाए रखना। ये हमारे गुट निरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अब गुट निरपेक्षता पर आप एक बार लिख लोगे, एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे, तो गुट निरपेक्षता का तथ्य आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने गुट निरपेक्षता का बेस जो चाहिए था अब आपका बन गया। अब इसी में चीन के साथ नेहरू का क्या थाउट रहा, पंचशील समझौता को देखेंगे, तब धर्म निरपेक्षता को देखेंगे, उसके बाद नेहरू में आर्थिक नीति कैसे भारत डेवलप करेगा उस पर उनका क्या थाउट है उसको देखेंगे, और गांधी के साथ इनके थाउट का कंक्लूजन करेंगे, नेहरू कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं। तो एक बेसिक ये बताओ आप लोग गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, नेहरू क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आसियानों में लिखिए। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है, हम पूंजीवादी तरफ रहना या समाजवादी तरफ रहना, जल्दी से आंसर दीजिए, या बीच में रहना, जल्दी बोलिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ चॉइस है पूंजीवादी तरफ रहना, बी समाजवादी तरफ रहना, सी बीच में रहना, क्या लगता है, जल्दी एबीसी में आंसर दीजिए। सी बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। अरे कितना नालायक है, इतना इसलिए समझाया था तुमको। कोई बीच में रहना इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि हम जहां भी चाहेंगे उधर रहेंगे, पूंजीवादी तरफ भी जा सकते हैं, समाजवादी तरफ भी जा सकते हैं। निर्णय की स्वतंत्रता को गुट निरपेक्षता कहते हैं, बीच में रहना को गुट निरपेक्षता नहीं कहा। इंडिपेंडेंट सेल्फ डिसीजन, बिल्कुल आप सही समझा। वही तुम चेक कर रहे थे कि गुट निरपेक्षता समझा है या झूठ मूठ केवल बता दी। इतना देर से तो हम यही चीज समझा रहे थे कि बीच को गुट निरपेक्षता नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि भारत कहता है कि तुम जो करोगे हम चुपचाप देखेंगे, तुम भी जो करोगे हम चुपचाप देखेंगे। क्यों, हम गुट निरपेक्ष हैं। गुट निरपेक्ष का मतलब ये मत समझना कि हम निरपेक्ष हैं, चुपचाप देखेंगे। नकारात्मक आशय मत सोचो, हमारा सकारात्मक आशय है, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। मेरा डिसीजन लेने का जो स्वतंत्रता है ये हमको गुट निरपेक्षता बनाता है। कभी मत कहना कि बीच में, हो सकता होगा छोटे बच्चों के लिए कि गुट निरपेक्ष बीच में, चलिए समझ गया, 9वां 10वां बीच में हम लोग भी रख देते हैं कि बच्चा समझ। आप लोग को समझना है गुट निरपेक्षता का मतलब दोनों ओर या किसी ओर न रहना, ये अपने डिसीजन करने की क्षमता हमारा गुट निरपेक्षता। तो चलिए अब इसी बात को हम लोग करेंगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए, नेहरू की विदेश नीति। नेहरू की विदेश नीति, नेहरू की विदेश नीति या गुट निरपेक्षता, या गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेहरू की विदेश नीति, या इसी में हम लोग अभी जो पढ़ेंगे विदेश नीति में तो कई पार्ट है, उसी का एक पार्ट देखेंगे गुट निरपेक्षता। चलिए ध्यान दीजिए, तो गुट निरपेक्षता ये क्या है, इनकी विदेश नीति क्या है, इस बात पे हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि नेहरू के विदेश नीति में जो भी विदेश नीति रहा हो उसमें गुट निरपेक्षता की जो नीति है, निरपेक्षता नहीं निरपेक्षता ही करी, ये गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो नेहरू के विदेश नीति में आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत का मतलब एकदम फंडामेंटल कि हमें किधर रहना है, तो मतलब सिर्फ डिसीजन लेना है, ये मेरा आधारभूत फंडामेंटल हमारा ये चीज है। और नेहरू गुट निरपेक्षता के जनक में से रहे हैं, ये शुरुआत करने वाले में से रहे। इन्होंने गुट निरपेक्षता के द्वारा न सिर्फ खुद बल्कि दूसरे एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी भी गुट में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। कारण यहाँ पे सीधा सीधा कहेंगे कि नेहरू विश्व की राजनीति में ध्रुवीकरण के विरोधी थे। ध्रुवीकरण का मतलब हो गया कि कोई ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी हो, मतलब अभी हम सब लिखाएंगे, घबराइए नहीं, आपको साथ में नहीं लिखना है, हमारे साथ पूरा सुनिए, हम फिर लिखाने का भी काम करें। अभी पहले एकदम सुनते जाइए। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग भूमिका बनाते हैं। भूमिका में आपको सोचना होगा कि 3 से 4 लाइन आपको सोचना है। हमारे साथ देखो, कोशिश करना है कि एकदम खूब मजे में खुद सुनो, एकदम याद हो जाए, और खुद तब लिखना है। लिखने के बाद तब उसके बाद लगे कि परीक्षा में आ गया तो कलम जबरदस्त चले। अब हम लोगों ने क्या लिखा, इसको 4 लाइन क्या लिखेंगे उसको सुन लो पहले। आप कहोगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विदेश नीति निर्धारित किया गया उसमें गुट निरपेक्षता आधारभूत सिद्धांतों में से एक रहा है। नेहरू गुट निरपेक्षता के जनक रहे हैं। वे विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण के कट्टर विरोधी थे। बस काम हो गया, हम लोग को 3 से 4 लाइन में भूमिका बना के छोड़ लेना है। तब दूसरा पैराग्राफ में चल देना, गुट निरपेक्षता का निर्माण कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मेन पंक्ति चलेगा। तो दूसरे पंक्ति में आप आराम से चलोगे कि मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, भारत के नेहरू, घाना के एनाक्रुम, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इन 5 को गुट निरपेक्षता आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा या इनके नेतृत्व में गुट निरपेक्षता आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर अपने मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। इन्होंने एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों को एक नई दिशा प्रदान किया, जिससे वे अपने आर्थिक और सामरिक हितों को संरक्षित और समर्थित कर सके। संरक्षित और समर्थित का मतलब उनके जो भी सामरिक महत्व की चीज है सुरक्षित भी रखे और समर्थित भी रखे। क्योंकि जो नवोदित राष्ट्र थे वे अगर किसी शक्तिशाली राष्ट्र के गुट में शामिल होते तो उनका अस्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, और इसीलिए नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता की एक सार्थक पहल की गई। यानी पहला हम लोग चले भूमिका निर्माण कौन कौन किए, क्यों किए, ये बात में चले, और तब हम लोग चलेंगे कि इस गुट निरपेक्षता में आखिर सिद्धांत क्या है। 2 बात हम लोग इसमें चले कि इसमें मेन चल रहा था नकारात्मक और एक चल रहा है सकारात्मक। प्रारंभ में नकारात्मक यही चल रहा था कि गुट निरपेक्षता का मतलब
किसी गुट में शामिल न होना। इसका नकारात्मक ये कतई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि पूंजीवादी या समाजवादी देशों के द्वारा कुछ भी करने पर गुटनिरपेक्ष देश का कोई जवाब ना होगा। नेहरू ने साफ कहा कि हमने जिस नीति का अनुसरण किया है वो निषेधात्मक और तटस्थ नीति नहीं है। ये नहीं समझना कि हम चुपचाप रहेंगे। हमारा सकारात्मक और सशक्त नीति है। हाँ, नकारात्मक मेरे लिए है कि हम कोई दूसरे देश पर हमला करने के लिए कोई गुट बनाएंगे, कोई सेना शामिल करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ये मेरा नकारात्मक चीज है, हम सेना नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, सकारात्मक चीज मेरा यह है कि हमारा निर्णय की स्वतंत्रता आवश्यक है। हम किसको समर्थन करेंगे, किसको विरोध करेंगे या किसके तरफ रहेंगे, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारा गुटनिरपेक्षता है। ये इसका अर्थ है। आप इसके मेन अर्थ को मेन फोकस करो और तब अर्थ के बाद फाइनल इसमें चलोगे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, कुछ प्रभाव की बात चलोगे और तब फाइनली निष्कर्ष की बात चलोगे, तो बस हो गया काम खत्म। ध्यान दीजिए, आपको पहला नंबर हमने बताया भूमिका। भूमिका देखो एक बार फिर सुन लो, एकदम आसान। पाकिस्तान वगैरह जितना है सब गुटनिरपेक्षता में। आप खुद देखो, अगर डायरेक्ट जैसे गुटनिरपेक्षता में फायदा क्या है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि सर बड़ा फायदा हुआ। भारत ने अनाउंस किया कि नाम पूंजीवादी न समाजवादी, लेकिन मत समझना कि हम बीच में हम किधर जाएंगे, मेरे निर्णय की स्वतंत्रता। हाँ, तुम लोग मदद करो, जो ज्यादा करोगे हम उधर जाएंगे, हम भी स्वाभाविक है, आदमी है। और इसके लिए हम लोगों को सोवियत संघ खूब पहल किया। बड़े बड़े मशीन मेरे रूस के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग स्थापित हो। तब इधर अमेरिका देखा कि अरे भारत को उधर की ओर झुक रहा है, तो अमेरिका हरित क्रांति में मदद किया। इंग्लैंड के द्वारा, जर्मन के द्वारा, इन लोगों के द्वारा मेरे यहाँ लौह इस्पात उद्योग उन लोग लगवाया कि इनको भी मदद करो ताकि भारत इधर आए। तो भारत इधर से भी लाभ लिया, इधर से भी लाभ लिया, फिर इधर से लिया, फिर इधर से लिया। हमेशा कहा कि हम गुटनिरपेक्ष मदद करते रहो, हम निर्णय लेंगे किधर जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। इसको खुश करने के लिए सरकारी चीज, सरकारी बस चला दिया, सरकारी ट्रेन चला दिया, सरकारी बैंक खोल दिया। इसको खुश करने के लिए प्राइवेट बस चला दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिया। ये देख रहा प्राइवेट प्राइवेट तो पूंजीवादी, सरकारी सरकारी तो समाजवादी, दोनों मिला दिए तो बेचारे गुटनिरपेक्ष में मिश्रित व्यवस्था होगी। यही है मिक्स्ड इकोनॉमी। यही मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि इसका कहने के अनुसार सरकारी चीजों को बढ़ाओ, इसके कहने के अनुसार प्राइवेट चीजों को बढ़ाओ, और दोनों चीज अगर देश में तुम्हारा हो गया है तो इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी तुम्हारे पास है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसी ने तो कहा कि गुटनिरपेक्षता एक भारत के लिए वरदान हो गया कि आज हम किसी गुट के सदस्य नहीं लेके निर्णय लेने की स्वतंत्रता पे हैं। आज जिससे इच्छा करता है हम उससे मदद लेते हैं। ये हमारी खासियत है। तो हम लोग ये चीज को देखेंगे अभी। तो चलिए खैर, अब इसी चीज में सबसे पहले हम लोग अभी भूमिका पे चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, भूमिका डैश करके लिख दे, भूमिका डैश करके लिख दीजिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू ने अपने विदेश नीति में, नेहरू ने अपने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को, गुटनिरपेक्षता को, गुटनिरपेक्षता को आधारभूत सिद्धांतों में शामिल किया। 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 पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व राजनीति में, जवाहरलाल नेहरू विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण के कट्टर विरोधी थे। विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण के कट्टर विरोधी थे। ध्रुवीकरण के कट्टर विरोधी थे। वे गुटनिरपेक्षता के जनक थे। वे गुटनिरपेक्षता के जनक थे। वे गुटनिरपेक्षता के जनक थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए, उन्होंने भारत के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए जिन नीतियों का निर्धारण किया, भारत के विकास के लिए जिन नीतियों का निर्धारण किया, जिन नीतियों का निर्धारण किया, उसमें गुटनिरपेक्षता प्रमुख था। उसमें गुटनिरपेक्षता प्रमुख था। उसमें गुटनिरपेक्षता प्रमुख था। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। 1956 में, 1956 में मिस्र के कर्नल नासिर, इन पांचों का नाम आ जाना चाहिए अगर गुटनिरपेक्षता आता है तो। मिस्र के कर्नल नासिर, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के एनक्रुमा, घाना के एनक्रुमा, एनक्रुमा, और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में, डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपने मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। वैश्विक स्तर पर अपने मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। इनके द्वारा एशिया, अफ्रीका,
एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश, को ध्रुवीकरण से बचते हुए, एक नया विकल्प प्रस्तुत किया, ध्रुवीकरण से बचते हुए एक नया विकल्प प्रस्तुत किया, जिसके सहारे वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, अपने आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित और संवर्धित कर सकते थे। आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित और संवर्धित कर सकते थे। 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 ये देखो, हमने सबसे पहले किया भूमिका, फिर हम लोगों ने किया निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हम लोग चलेंगे इसका अर्थ क्या था, नकारात्मक सकारात्मक, इन सभी बातों को करेंगे। तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे, लिखिए, कुछ देशों के द्वारा गुट निरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ तटस्थ रहने के रूप में लिया। तटस्थ माने एकदम ठीक बीच में रहना। तटस्थ रहने के रूप में लिया गया। नकारात्मक अर्थ तटस्थ रहने के रूप में लिया गया। तटस्थ रहने के रूप में लिया गया। और इसका निषेधात्मक अर्थ मुख दर्शक बनकर, मुख दर्शक माने गूंगा दर्शक बनकर, मुख दर्शक बनकर किसी घटना को देखना बताया गया। किसी घटना को देखना बताया गया। मुख दर्शक बनकर किसी घटना को देखना बताया गया। किसी घटना को देखना बताया गया। परंतु नेहरू ने स्वयं कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में जिस नीति का अनुपालन करने का भारत ने प्रयत्न किया है, स्वयं कहा कि जिस नीति का अनुपालन करने का भारत ने प्रयत्न किया है, वह निषेधात्मक और तटस्थ नीति नहीं है। वह निषेधात्मक और तटस्थ नीति नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक और सशक्त नीति है। बल्कि यह सकारात्मक और सशक्त नीति है। बल्कि यह सकारात्मक और सशक्त नीति है। सकारात्मक और सशक्त नीति है। सशक्त नीति है। सकारात्मक से आशय, सकारात्मक से आशय वैश्विक मामलों में, सकारात्मक से आशय वैश्विक मामलों में तथ्यों के आलोक में या घटना के आलोक में, वैश्विक मामलों में तथ्यों के आलोक में समर्थन या विरोध के निर्णय की, तथ्यों के आलोक में समर्थन या विरोध के निर्णय की, समर्थन या विरोध के निर्णय की स्वतंत्रता से है। विरोध के निर्णय की स्वतंत्रता से है। निर्णय की स्वतंत्रता से है। अर्थात गुट निरपेक्षता निर्णय की स्वतंत्रता पर बल देता है। गुट निरपेक्षता निर्णय की स्वतंत्रता पर बल देता है। निर्णय की स्वतंत्रता पर बल देता है। निर्णय की स्वतंत्रता पर बल देता है। चलिए, अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा प्रभाव की बात चलेंगे, तब निष्कर्ष की बात चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नवोदित राष्ट्र किसी शक्तिशाली गुट में शामिल होकर अपने अस्तित्व को खो रहे थे। अपने अस्तित्व को खो रहे थे। उनके पास वैश्विक मामले में निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। और उस समय गुट निरपेक्षता
एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया, एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया, बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया, बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देश शामिल होकर, के स्वतंत्र देश शामिल होकर द्विध्रुवीय विश्व के बीच, द्विध्रुवीय माने पूंजीवादी और समाजवादी, द्विध्रुवीय विश्व के बीच, द्विध्रुवीय विश्व के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई, अपनी एक नई पहचान बनाई। चलिए फाइनली निष्कर्ष में पैक कर दें, अपनी एक नई पहचान बनाई। लैटिन अमेरिका का मतलब है दक्षिण अमेरिका का पार्ट। सबसे पहले हुआ क्या था ना, अमेरिका महादेश जो तुम नक्शा में देखते हो, ये अमेरिका महादेश है। तो ये सबसे पहले आप जानते हो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, कोलंबस अमेरिका का खोज किया, और कोलंबस स्पेन का था, और स्पेन की भाषा है लैटिन, और इसीलिए उस समय स्पेन ने ही इन क्षेत्रों पर अपना गहरा प्रभाव जमाया, और इसीलिए लैटिन भाषा स्पेन की भाषा, इसके कारण इन क्षेत्रों को लैटिन अमेरिका कहा। लैटिन अमेरिका बोलेंगे तो समझना दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। उत्तर अमेरिका तो बहुत पहले अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, दक्षिण अमेरिका देर तक गुलाम रहा है। लैटिन अमेरिका उन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं जहां स्पेन का मेन रूप से ज्यादा शासन रहा। तो इसीलिए लैटिन बोलेंगे तो समझना स्पेन का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, अफ्रीका का क्षेत्र और एशिया का क्षेत्र। चलिए अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके भारत की बात लिखेंगे। लिखे नेहरू के विचारों के कारण, नेहरू के विचारों के कारण नवोदित का मतलब नवोदित, जो हमने अभी बताया 45 के बाद सभी देश जो स्वतंत्र हो रहे थे वो नवोदित राष्ट्र है, नया स्वतंत्र हुए। नेहरू के विचारों के कारण भारत शक्तिशाली राष्ट्रों के किसी गुट में शामिल होने से बचा रहा, भारत शक्तिशाली राष्ट्रों के किसी गुट में शामिल होने से बचा रहा, शक्तिशाली राष्ट्रों के गुट में शामिल होने से बचा रहा, और स्वयं गुट निरपेक्ष देशों को नेतृत्व प्रदान करता रहा, और स्वयं गुट निरपेक्ष देशों को नेतृत्व प्रदान करता रहा, गुट निरपेक्ष देशों को नेतृत्व प्रदान करता रहा। भारत के इस निर्णय लेने की स्वतंत्रता के कारण, भारत के इस निर्णय लेने की स्वतंत्रता के कारण भारत के आर्थिक विकास में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों देशों का सहयोग प्राप्त हुआ, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों देशों का सहयोग प्राप्त हुआ, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। चलिए तो ये थे हमारे गुट निरपेक्षता, और गुट निरपेक्षता का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। हम समझते हैं कि गुट निरपेक्षता भी आप लोगों के अंदर एकदम कंप्लीट है, कि अब गुट निरपेक्षता से जो भी बात होगी